हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसकी पहले भी कई सारी वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर। तो अब हम समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बच्चों, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर जो होता है ये दो तरह से हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनको डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। बच्चों, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अगर हम कोई एसेट्स खरीदें तो वो भी एक एक्सपेंडिचर है। अगर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी पैदा हो गई तो वो भी एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि लायबिलिटी पैदा हो गई तो ये कैसे एक्सपेंडिचर है। जैसे हमने एक बिल्डिंग खरीदी कैश देके तो वो तो एक एक्सपेंडिचर है ही, लेकिन अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदी बैंक से लोन लेके, उधार लेके, तो उधार लेके अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो वो भी एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर लायबिलिटी पैदा होती है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से हम सैलरी की पेमेंट करें, रेंट की पेमेंट करें, वेजेस की पेमेंट करें, ये भी एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में कि एक्सपेंडिचर क्या है। देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, जो अमाउंट हम खर्च करते हैं वो भी एक्सपेंडिचर है, या फिर हमारे ऊपर लायबिलिटी पैदा हो जाती है वो भी एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो भी एक एक्सपेंडिचर है। समझते हैं यहाँ पर हमने मान लो एक छोटा सा एग्जांपल कि हमने कोई बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, बिल्डिंग परचेज की फॉर कैश में। मान लो हमने 10,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी कैश में, तो बच्चों यहाँ हमारे जेब से 10,000 रुपये गए और 10,000 रुपये का खर्च हुआ। तो ये जो 10,000 रुपये हमने बिल्डिंग खरीदी ये एक एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे हमने अमाउंट स्पेंड कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज की बाय टेकिंग ए लोन ऑफ ₹10,000। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी, और बिल्डिंग कैसे खरीदी? बाय टेकिंग लोन ऑफ ₹10,000। 10,000 का लोन लेके बिल्डिंग खरीदा। तो बच्चों यहाँ पर लायबिलिटी पैदा हो रही है। अगर हम लोन लेके बिल्डिंग खरीदेंगे तो लायबिलिटी पैदा हुई, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है। और हमने कैश देके बिल्डिंग खरीदी तो यहाँ पे भी पैसे जा रहे हैं, ये भी एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसी तरीके से हम सैलरी पे करें, वेजेस पे करें, ये भी एक्सपेंडिचर है। आओ समझते हैं क्या है। हेडिंग है एक्सपेंडिचर। लिखा है एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड। एक्सपेंडिचर का मतलब है जो अमाउंट हम खर्च करते हैं और लायबिलिटी इनकर्ड, या हमारे को कोई लायबिलिटी पैदा हो जाए फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स, सर्विस। एसेट्स को एक्वायर करने पर, गुड्स को एक्वायर करने पर, या सर्विस को एक्वायर करने पर अगर हमने कोई अमाउंट स्पेंड किया है या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी पैदा हुई है तो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बच्चों बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर एसेट्स को एक्वायर करने पर, एक्वायर मतलब एसेट्स को खरीदने पर, या गुड्स को खरीदने पर, या कोई सर्विस को लेने पर हमारा कोई खर्च हो जाए या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी पैदा हो जाए तो हम उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। तो साफ साफ लिखा है कि एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड। कोई अमाउंट हम खर्च करते हैं या हमारे पर लायबिलिटी पैदा हो जाती है फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स को खरीदने से, या गुड्स को खरीदने से, या फिर सर्विस को खरीदने से, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आगे लिखा है एक्सपेंडिचर में बी कैटेगराइज इनटू। एक्सपेंडिचर को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वैसे मेन तो 2 होते हैं लेकिन 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो समझते हैं अच्छे से इसको। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चों एक्सपेंडिचर को मेनली हम 2 पार्ट्स में समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर को बोला जाता है, ठीक है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। अर्निंग कैपेसिटी मतलब हमारे कमाने की शक्ति बढ़ा देते हैं, जिससे हम लंबे समय तक कमा सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो ऐसे समझो बच्चों, जैसे कि हमने परचेज बिल्डिंग, ये परचेज मशीनरी ₹10,000। बच्चों हमने एक मशीन खरीदी 10,000 का। ठीक है, देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बताता हूँ क्यों। पहला, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। पहला, लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, तो और दूसरा, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इससे क्या होगी? हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। अर्निंग कैपेसिटी मतलब हम पहले से ज़्यादा कमा सकते हैं और इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिले, तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल तो यहाँ हो गया, एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिनेमा हॉल है, हमारे पास एक सिनेमा हॉल है और इस सिनेमा हॉल में टोटल मिलाकर 500 सीटें लगी हुई है। ठीक है, 500 सीट्स लगी हुई है। हमने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, बच्चों वर्ड को ध्यान सुनो, इम्प्रूवमेंट, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया और हमने 200 सीटें और लगा दी। हमने सिनेमा हॉल में 200 सीट और लगा दी, अब हमारे पास हो गए 700 सीटें। तो बच्चों यहाँ पर जो 200 सीट को लगाने पे जो खर्चा आया होगा ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इस 200 सीट का बेनिफिट भी हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा और साथ में इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास हम कोई नई एसेट्स खरीदें जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए और बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिले, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। या फिर हमारे पास कोई पुरानी एसेट्स हो, पुरानी एसेट्स को हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग एसेट्स, या हमारे पास कोई पुरानी एसेट्स हो, हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। इंप्रूवमेंट करने से हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलता है और अर्निंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स। लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी एसेट्स को एक्वायर करने के ऊपर होते हैं और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, या फिर किसी पुरानी एसेट्स में इंप्रूवमेंट करना भी क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है ऑफ बिजनेस। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी मतलब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने से अब हम पहले से ज़्यादा कमा सकते हैं। इट विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर, ये हमें एंड्योरिंग नेचर का बेनिफिट देता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये हमें बेनिफिट देता रहता है। जैसे हमने मशीन खरीदी तो हमें बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा, हमने सिनेमा हॉल में इंप्रूवमेंट किया तो हमें इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा। ठीक है, दे आर शॉन इन द बैलेंस शीट। बच्चों जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, उनको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल है परचेज ऑफ मशीनरी, जैसे हमने कोई मशीन खरीदी। परचेज ऑफ बिल्डिंग, या हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एक और एग्जाम्पल हो सकता है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक एग्जाम्पल और हो सकता है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एसेट्स एटसेट्रा। ठीक है, एग्जिस्टिंग एसेट्स मतलब किसी पुरानी एसेट्स में कोई इंप्रूवमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलो एक बार फिर से समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जो किसी एसेट्स को खरीदने पर हो। ठीक है, और दूसरा अगर हम किसी पुरानी एसेट्स में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोनों के एग्जांपल मैंने लिखे। हमने कोई नई मशीन खरीदी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। दूसरा कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स हो, यानी कि पुरानी एसेट्स हो, जैसे कि सिनेमा हॉल, उसमें हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया, 500 सीटें थी, 200 सीटें और लगा दी, अब ये 700 सीट हो गई। अब इस 200 सीट का बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, इससे भी हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो किसी पुरानी एसेट्स में इंप्रूवमेंट करना भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा और नई एसेट्स खरीदना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दोनों ही हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देंगे, दोनों से ही हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और इनको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें लिखा इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी एसेट्स को खरीदने पर होते हैं और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, या किसी पुराने एसेट्स में इंप्रूवमेंट पर होते हैं। विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है ऑफ द बिजनेस। इट विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर, ये हमें एंड्योरिंग नेचर का बेनिफिट देता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देता है। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। ऑफ द एंटरप्राइज, एग्जाम्पल है परचेज ऑफ मशीन, जैसे हमने कोई मशीन खरीदा, ये एक एग्जाम्पल है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदा, ये एक एग्जाम्पल है। मशीन खरीदने से और बिल्डिंग खरीदने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। और इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एसेट्स, या किसी पुरानी एसेट्स में हमने इंप्रूवमेंट किया, इससे भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। और दूसरी बात बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये बार बार नहीं होते,
ये एक्सपेंडिचर कभी कभी होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नॉन रेकरिंग मतलब ये हमेशा नहीं होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी बार बार मशीन नहीं खरीदेगी, बार बार बिल्डिंग नहीं खरीदेगी। ये एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं या बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये नॉन रेकरिंग होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों इसका अपोजिट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, ये बार बार होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होते, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हम एक बार कोई भी अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, पे करने के बाद इसका बेनिफिट हमें मैक्सिमम एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है, 1 साल तक ही मिलता है। 1 साल के बाद इसका बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर हम 1 साल के बाद बेनिफिट चाहते हैं तो हमें फिर से पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक बार पे कर दिया और हमें बेनिफिट लाइफ टाइम तक मिलता रहे, बिल्कुल भी नहीं, या लंबे टाइम तक मिलता रहे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग खरीदी, बेनिफिट 10 साल, 20 साल, 50 साल मिलता रहेगा। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में एम्प्लॉय को सैलरी पे की तो बेनिफिट 1 महीने ही मिलेगा, 2 महीने की सैलरी पे की तो 2 महीना मिलेगा, 3 महीने की सैलरी पे की तो 3 महीना मिलेगा, मैक्सिमम 1 साल तक ही होता है इसका बेनिफिट। ठीक है, पढ़ते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 साल के अंदर अंदर इसका बेनिफिट खत्म हो जाता है। बात समझ आई बच्चों? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम नहीं मिलता, लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलता। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलता। इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, 1 साल तक ही मिलता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे कि हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे की तो सैलरी पे करने से बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलेगा। रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे की, सैलरी हर महीने देनी पड़ती है तब जाके हर महीने बेनिफिट मिलता है। रेंट हर महीने देनी पड़ती है तब जाके हर महीने का बेनिफिट मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी हर महीने देना पड़ता है तब जाके हर महीने का बेनिफिट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, मैक्सिमम एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। आगे लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शॉन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाएंगे या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाएंगे। अब ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं तो इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम समझते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिनका एक्सपेंडिचर जो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन बेनिफिट इसका हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 साल का खर्चा ना दिखा के इसको कई साल में दिखाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट किया, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया और एडवर्टाइजमेंट पे हमने 50,000 रुपये खर्च किए। अब हमें ऐसा लगता है कि इसका बेनिफिट हमें 10 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर साल राइट ऑफ करेंगे। हम 50,000 का टोटल खर्चा हुआ एडवर्टाइजमेंट पे और इसका बेनिफिट हमें 10 साल तक मिलेगा। तो इसका मतलब कि 1 साल में 5,000 रुपये का खर्चा हम मानेंगे। हम क्या करेंगे, हर साल 5,000 का खर्चा दिखाएंगे, मतलब पहले साल का खर्चा 5,000, फिर दूसरे साल का खर्चा 5,000, फिर तीसरे साल का खर्चा 5,000, फिर चौथे साल का खर्चा 5,000। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, किसी 1 साल में राइट ऑफ ना करके इसको कई सालों में दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? किसी 1 साल में खर्च को ना दिखा के कई साल में दिखाते हैं। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिखा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू मतलब समझ जाओ, ठीक है, जो डेली नेचर के होते हैं वही एक्सपेंडिचर होता है ये। इन नेचर में तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट इज रिटर्न ऑफ मतलब चार्ज भी बोल सकते हैं। इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि खर्चा तो है ये, लेकिन इस खर्च को एक अकाउंटिंग पीरियड में ना दिखा के कई साल तक दिखाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमने 50,000 किया और हमें लगता है इसका बेनिफिट 10 साल तक मिलने वाला है, तो इस खर्च को हम 1 साल में नहीं दिखाएंगे। इस खर्च को हम 50,000 को 10 से भाग दे देंगे तो 5,000 आया, और अब हम क्या करेंगे, हर साल 5,000 का खर्चा दिखाएंगे। ठीक है, हर साल 5,000 का खर्चा दिखाएंगे, पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर इसी तरीके से तीसरे साल। ठीक है, इसी तरीके से ही चलता रहेगा और लास्ट में 5,000 करते करते ये खर्चा एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये खर्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी लगभग 10 साल लगेंगे इस खर्च को दिखाने में। ठीक है,
अगर मान लो कि हमें लगता है एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट 5 साल मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 50,000 को 5 से भाग दे देंगे और हर साल 10-10 हज़ार का खर्चा दिखाएंगे टोटल 5 साल तक। ठीक है, तो ये वो खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता है, और इस खर्च को हम किसी एक साल का खर्चा नहीं मानते हैं, इसको हम कई सालों का खर्चा मानते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, इस खर्च को एक बार में ना दिखा के 1 साल से ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि 5 साल, यानी 10-10 हज़ार करके 5 साल तक खर्च को दिखाते रहेंगे। ठीक है, आगे लिखा है बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल रिसीव इन मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि जो इसका बेनिफिट होगा इस एक्सपेंडिचर का, वो हमें इन मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। तो जब हमें इसको लगता है कि इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, तो हम इसको 1 साल का खर्चा ना मान के इसको कई साल तक दिखाते रहते हैं। एग्जाम्पल है लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे हमने बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट किया और अब हमें लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा आने वाले 5 साल तक मिलता रहेगा, तो इस खर्च को किसी 1 साल का खर्चा नहीं मानेंगे, इसको हम आने वाले 5 साल तक लगातार हर साल खर्चा मानेंगे। ठीक है, इस खर्च को 5 से भाग देके 5 टुकड़ों में बांट देंगे और हर साल थोड़ा थोड़ा खर्च दिखाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये बातें सबको समझ में आ गई है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।